फिल्म की शुरुआत होती है वेनिस में। यहाँ पर एक नीलामी चल रही होती है जहाँ बहुत सारे लोगों ने हिस्सा लिया था। बहुत सारे लोग यहाँ पर मास्क पहनकर बैठ जाते हैं बोली लगाने के लिए। वहीं हम कहानी के लीड एक्टर साइरस को भी देख पाते हैं, जो कि यहाँ एक नई चोरी के प्लान बनाकर आया था। ये नीलामी वेनिस में तो चल रही थी, मगर इसका लाइव स्ट्रीमिंग लंदन में भी हो रहा था। यहाँ हम साइरस की टीम को देख पाते हैं, जिनके अंदर डैंटन, कैमिला, मीसुअन, मैग्नस, ल्यूक और खुद मास्टरमाइंड साइरस है। इस नीलामी में काफी सारे कैमरा भी लगे थे, जिसे इंटरपोल पुलिस बैठ के मॉनिटर भी कर रही थी। इंटरपोल पुलिस में एक ऑफिसर होती है जिसका नाम है एबे। पहले भी ये साइरस से मिली थी और एक खास मिशन में थी उसे पकड़ने के लिए, पर साइरस काफी चालाक था, इसलिए एबी उसे कभी पकड़ नहीं पाई। इसलिए एबी अब की बार अपनी पूरी टीम के साथ आई हुई है उसे पकड़ने के लिए। इसी के साथ नीलामी शुरू होती है। सबसे पहले एक पेंटिंग को लाया गया, एक के बाद एक सब इसके लिए बोली लगाते हैं। आखिरकार वो 2 करोड़ में बिक जाती है, मगर साइरस की टीम उस पेंटिंग को कस्टमर के पास जाने से पहले ही उसे चुरा लेते हैं और ब्लैक मार्केट में उसे बेच दिया जाता है। इसके बाद बारी आती है इस नीलामी की सबसे खास और बेहतरीन चीज की, जिसका नाम है NFT। क्योंकि इसका क्रिएटर अपनी पहचान बताना नहीं चाहता था, इसलिए वो नीलामी में मास्क पहन के आया था। उस क्रिएटर का नाम था N8। ये जो N8 का खास क्रिएशन था, उसमें लगभग 200 कैमरा लगे हुए थे, जो लाइव एक्शन कैप्चर करके AI के द्वारा जनरेट पोर्ट्रेट तैयार कर देता है। इसकी नीलामी अब शुरू होती है। पैसे बढ़ते बढ़ते 1 से 2 और 2 से 3 करोड़ हो जाते हैं कि तभी मिसून ने प्लानिंग कर ली थी, और जैसे वो कहती है लिफ्ट, उसके कहने के साथ ही वहाँ के सभी लाइट चली जाती हैं। उस नीलामी की जगह में हड़कंप मच जाता है, सब वहाँ से भागते हैं। तभी साइरस अपना काम कर देता है। बेसिकली जो 2.5 करोड़ की बोली लगी थी वो लगाई थी कुछ साइरस ने। अब पैसों के लेन देन के चक्कर में वो नाइट को अपने यॉट में चलने को कहता है, और पेंटिंग भी वहीं पर लेकर आपका अमाउंट हम वहीं दे देंगे। लेकिन एबी कैमरे से ये सब देख रही होती है, साइरस को रंगे हाथ पकड़ने के लिए। उसके बाद एबी सभी पुलिस वालों को साइरस के पीछे लगा देती है। उसके बाद पुलिस और साइरस के बीच चेजिंग होती है। साइरस के पास स्पीड बोट होती है, इसलिए वो पुलिस वालों को चकमा देकर नदी के बैरियर्स को खड़ा कर देते हैं, और ये पुलिस बैरियर्स के बीच फंस जाते हैं, और साइरस वहां से निकल के अपने यॉट में चला जाता है। ये लोग अपने यॉट में पहुंचकर NFT के साथ लेन देन करके पार्टी करते हैं। एबी जो अभी भी छानबीन कर रही थी, वो नीलामी में आए लोगों को वीडियो बड़ी गौर से देख रही थी। उसकी नजर साइरस के साथ ही डैंटन पर गई थी, जो अभी भी वहीं पर था। ये लोग उस तक पहुंचकर उसे पकड़ लेते हैं। उधर पता चलता है कि इन चोरों ने जब NFT चोरी की थी तो ब्लैक मार्केट में उसकी कीमत बढ़ गई, बढ़ते बढ़ते 3 से 4, 4 से 5 और अब 8 करोड़ हो गई है। लेकिन उसे एक्टिव करने के लिए उसके ओनर का वहां होना जरूरी था, और जो 2 करोड़ इन्होंने नेट को ट्रांसफर किए थे वो पुरानी वाली पेंटिंग को बेच के ही ट्रांसफर किए थे। इसी के साथ साइरस उसे ये भी बताता है कि तुम किडनैप हो जाने की वजह से कहाँ ये 2.5 करोड़ में बिक रही थी, लेकिन इसकी कीमत आज 8 करोड़ तक जा रही है। तुम ये समझ रहे हो हमने तुम्हें किडनैप किया है, मगर ब्लैक मार्केट के पैसों का आधा हिस्सा करेंगे तुम्हारे साथ। इससे तुम्हें भी फायदा होगा और हमें भी फायदा होगा, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, जमकर पार्टी करो। इसके बाद हम देखते हैं डैंटन, जो एबी के सामने बैठा होता है, और एबी उसे कई सारे सवाल पूछती है और डैंटन उसका जवाब देता है। एबी उसे गुस्से में कहती है, हम तुम्हें जेल में डाल देंगे और तुम्हारे नीलामी वाले कांड लोगों के सामने आ जाएंगे, इसलिए बेहतर होगा तुम अपनी टीम की जानकारी हमें दे दो। फिर डैंटन बताता है साइरस और उसकी टीम लंदन में है, तो उसे अगर साइरस को पकड़ना है तो मेरे साथ आपको चलना होगा लंदन। इसके बाद एबी पूछती है इंटरपोल यानी कि लंदन के CBI ऑफिस में, जहां पर उसकी मुलाकात हक्सले नाम के ऑफिसर से होती है। हक्सले बताता है कि हाल ही में हमें गुप्त सूत्रों से पता चला है कि शहर का सबसे बड़ा बैंक, जिसका नाम जॉर्गनसन है, उसने मार्केट के शेयर के साथ हेराफेरी की है, जिसकी कीमत ऊपर नीचे होने की वजह से उसे बहुत मुनाफा हुआ है। मगर मुनाफे के कारण मार्केट की चीजों की उलट पुलट नहीं, बल्कि डैम का पानी पूरे शहर में फैला दिया, जिससे वहां बाढ़ आ गई, घर डूब गए, लोगों की जान चले गई। इस वजह से शेयर मार्केट नीचे गिरा और जॉर्गनसन को बहुत फायदा हुआ। अब जॉर्गनसन दूसरे शहर के साथ भी ये करने वाला था, और उसके साथ एक काफी बड़ी माफिया की टीम देने वाली थी, और ये काम वो अगले 2 महीनों में अंजाम देने वाली है। जॉर्गनसन उस माफिया को पहले पेमेंट करेगा, जो कि पैसों में नहीं सोने में होगी। 1-2 किलो नहीं बल्कि पूरे 10 टन सोना, जो कि इंडियन रुपीस में 500 करोड़ होते हैं। इसलिए उनकी ये डील तोड़ने और पेमेंट रोकने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। हक्सले बताता है कि हमें ऐसे बंदे की तलाश है जो चोरों की तरह सोचकर चोरों को पकड़ सके। जाहिर है कि हमें इस काम के लिए एक मास्टरमाइंड चोर की तलाश है।
और वो कौन है तुम अच्छे से जानती हो, वो है साइरस। जिस पर एबी फौरन बोलती है, सर ऐसा नहीं हो सकता। आप चाहते हो मैं साइरस के पास जाकर उससे मदद मांगू और वो हमारी मदद करने के लिए तैयार हो जाएगा? कभी नहीं, नामुमकिन है ये। हक्सले कहता है, तुम्हें उसे कैसे भी करके मनाना होगा ताकि हम जॉर्गेनसन को रोक सके। इस पर एबी मान गई। एबी फिर साइरस के पास पहुंच जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, मगर कुछ कारणों की वजह से इन दोनों को अलग होना पड़ा। फिर ये दोनों एक दूसरे को दोष देने लगते हैं कि तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मुझे धोखा दिया। आखिर बात खत्म करके साइरस एबी से पूछता है, तुम यहाँ किस लिए आई हो? एबी कहती है, तुम्हें मेरे लिए एक चोरी करनी होगी। जो सारी डिटेल्स हक्सले ने एबी को दी थी, वो सारी डिटेल्स वो साइरस को दे देती है और कहती है तुम्हें गोल्ड को चुराना होगा। अगले दिन साइरस अपनी टीम के पास जाता है और इस चोरी के बारे में बताता है और कहता है, ये काम मुश्किल तो है, लेकिन ये काम हमें करना जरूरी है, क्योंकि ये काम अगर हमने नहीं किया तो एबी हमें जेल में डाल देगी, क्योंकि उसके पास हमारे खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं। फिर टीम के मेंबर एक एक करके सारी डिटेल्स निकालना शुरू कर देते हैं। तो मीसुन कहती है, वो लोग पहले गोल्ड को ट्रक पे लोड करेंगे, उसके बाद ट्रक से उसे प्लेन में ले जाया जाएगा। तो साइरस उनसे कहता है, हमें चोरी प्लेन के अंदर करनी होगी, मगर प्लेन के अंदर चोरी करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि प्लेन के अंदर उनके आदमी होंगे जो गोल्ड की निगरानी कर रहे होंगे और इस प्लेन को ट्रैक भी किया जा रहा होगा। उसके बाद सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। फिर मीसुन बताती है कि हम उस जैसा एक प्लेन बना ले जो इस रडार सिग्नल में ना दिखे, तो गोल्ड को चोरी करना आसान हो जाएगा। लेकिन वैसा प्लेन लाए कहाँ से? इसमें साइरस बताता है कि मैं नीलामी घर में एक बंदे से मिला था जो प्लेन के लेन देन का काम करता है। उसके पास ऐसा प्लेन हो जो उस प्लेन से मिलता हो तो उसे हम थोड़ी चेंजेस करके काम कर सकते हैं। साइरस और एबी उस प्लेन डीलर के पास पहुंच जाते हैं। वो इनको एक आलीशान प्लेन दिखाता है। ये काफी खूबसूरत था, लेकिन इसे उड़ाना मना था क्योंकि इसमें ऊपर नीचे LED ग्लास लगे हुए थे और प्लेन बहुत ज्यादा शोर भी करता है, इसलिए डीलर अपना प्लेन देने से मना कर देता है। लेकिन एबी उसे बताती है कि मैं इंटरपोल से हूँ, इस तरह के प्लेन रखना गैर कानूनी है और तुमने अगर हमें ये प्लेन ना दिया तो तुम जेल की हवा खाओगे। आखिरकार डीलर मान जाता है। अब प्लेन तो मिल जाता है, मगर सबसे बड़ा मसला ये था कि रडार पर हेराफेरी कैसे किया जाए, जिसके लिए इन्हें बनाना होगा एक डिवाइस जो इस तरह के सिग्नल बनाएगा जिससे उनका प्लान रडार पर ना दिखे और रडार पर सिर्फ एक ही प्लेन दिखे। मगर यहाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। जब अपने प्लेन को ये दूसरे प्लेन के नीचे करेंगे तब कुछ वक्त तक रडार पे 2 प्लेन नजर आएंगे जो हेडक्वार्टर में बैठे हुए लोग देख लेंगे, इसलिए इन्हें वहाँ अपने एक खास आदमी को बैठाना था। इस बात को सुनकर एबी कहती है, एयरपोर्ट में एक ऑफिसर को मैं जानती हूँ जो मेरा दोस्त है, वो हेडक्वार्टर में ही बैठता है, तो वो हमारा काम कर देगा। एबी और साइरस उस ऑफिसर से मिलने गए और उससे बात की, मगर ऑफिसर इनकी बात सुन के साफ साफ मना कर देता है और कहता है मैं ये काम नहीं करूंगा। फिर साइरस कहता है मैं तुम्हें इस काम के बदले 10 लाख दूंगा, जिसके बाद वो ऑफिसर मान जाता है। साइरस की टीम अब अपने काम में लग जाती है, यानी कि प्लेन के डिज़ाइन बनाने में। उसके बाद डिवाइस बनाया जाता है जो सिग्नल में हेराफेरी कर सके, पर उसका साइज बड़ा लग रहा था जैसे टाइम बॉम्ब। फिर एबी मीसुन से कहती है कि इस डिवाइस के छोटे छोटे कई सारे हिस्से बना दो जो हर मेंबर को दे दिया जाएगा, इससे काम आसान हो जाएगा। मीसुन एबी की बात को मान के काफ़ी मेहनत के बाद डिवाइस के अलग अलग हिस्से बना देती है। इसके बाद इन सब के फाइनल दिन आ जाता है। सब लोग अपने अपने हिसाब से तैयार होकर प्लेन में चढ़ जाते हैं। इन्होंने आधी टिकट बिजनेस क्लास की ली थी और आधी टिकट इकोनॉमी की ली थी, जिससे ये पूरे प्लेन में फैल सके। पता चलता है कि जॉर्गनसन के 2 गुंडे बिजनेस क्लास में थे और 3 इकोनॉमिक क्लास में थे और सबसे नीचे 2 टन सोना था। जिसके बाद साइरस की टीम चोरी को अंजाम देने के लिए तैयार हो जाती है। मीसुन सभी कैमरा को हैक कर लेती है ताकि वो सभी के ऊपर नजर रख सके। मैग्नस ने डिवाइस के आधे हिस्से को बाथरूम में जाकर लगा भी दिया। इनका एक साथी डर गया था, इसलिए वो प्लेन में इनके साथ नहीं आया था। तभी एबी उसके हिस्से का काम करने का सोचती है। वो अपने बिजनेस क्लास के बाथरूम में जाकर डिवाइस के आधे हिस्से को लगाने लगती है। तभी प्लेन में झटके लगने की वजह से डिवाइस नीचे गिरकर टूट जाती है और उसके कई सारे टुकड़े हो जाते हैं। जिसके बाद एबी काफ़ी परेशान हो जाती है क्योंकि कैसे भी करके ये डिवाइस यहाँ लगाना ही था। अब गुंडे भी वॉशरूम में आना चाहते थे। अगर गुंडों ने ये सब देख लिया तो उनका प्लान चौपट हो जाएगा। लेकिन तभी वॉशरूम में साइरस आ जाता है और ये दोनों मिलकर मशीन को जोड़कर वहाँ पर लगा देते हैं। उसके बाद कैमेलिया अपने प्लेन को उड़ाकर उस प्लेन के पास आ जाती है और डिवाइस के एक्टिव होने का इंतजार करती है ताकि 2 प्लेन रडार में ना दिखे, रडार में सिर्फ एक ही प्लेन दिखे। फिर जैसे कैमेलिया प्लेन को दूसरे प्लेन के नीचे लाती है तब रडार पर 2 प्लेन दिखते हैं। जैसे ही हेडक्वार्टर के रडार पर 2 प्लेन का सिग्नल दिखते हैं
तो उसे देखकर एयरपोर्ट ऑफिसर का साथी कहती है हमें इस बारे में ऊपर खबर देनी चाहिए, जिस पर वो एबी का दोस्त उसे बोलता है ये कोई मशीन की खराबी होगी जो 2-3 मिनट में ठीक हो जाएगी। वो उसे अपने बातों में उलझाने लगा, जिस बीच में सुन डिवाइस को एक्टिव कर देती है और इससे रडार में एक ही प्लेन दिख रहा होता है। तब ऑफिसर अपने साथी को कहता है देखो मैंने कहा था ना ये खराबी है, लो अब ये ठीक भी हो गया। अब मैग्नस नीचे वाले एरिया में जाता है जहाँ सोने वाली तिजोरी थी। मैग्नस अपने हाईटेक मशीन को तिजोरी में लगाकर उसे खोलने की कोशिश करता है। तभी गुंडे को शक होता है और वो अपने सोने को देखने के लिए जाता है। तभी साइरस उन्हें रोकने में लग जाता है। साइरस और एबी की इन्हीं दोनों गुंडों के साथ लड़ाई शुरू हो जाती है। इनका जबरदस्त हाथापाई होने लगती है। अब प्लेन में झटके लगने की वजह से पायलट को लगता है कि प्लेन में कोई गड़बड़ है, इसलिए वो फौरन हेडक्वार्टर में खबर करता है। तब एबी का साथी ऑफिसर उसे कहता है मौसम खराब है इसलिए आपको पास के हवाई अड्डे पर प्लेन को उतारना पड़ेगा। तब उसकी बात को मान के पायलट प्लेन को उतारने लगता है। ये जगह प्लेन को लैंड करने के लिए छोटी थी, जिस वजह से प्लेन को लैंड करने के लिए उसे बहुत दिक्कत होती है, पर जैसे तैसे वो प्लेन को लैंड कर देता है। अब कैमेलिया भी अपने प्लेन को यहाँ लैंड करवा देती है। इस बात का जॉर्गेनसन को भी पता चल गया था कि हमारा प्लेन हाईजैक हो गया है, जहाँ उसे लैंड होना था वहाँ ना होकर दूसरी जगह लैंड हुआ है। जॉर्गेनसन अपने आदमी को बोलता है जिसने भी मेरे सोने को चुराने की कोशिश करी है उसे मेरे पास ले आओ। मैग्नस साइरस से माफ़ी मांगता है और कहता है मैं लॉक नहीं तोड़ पाया। अब जॉर्गेनसन के गुंडे उन्हें उनके प्लेन में सोने के साथ जॉर्गेनसन के पास लेकर जा रहे थे। उधर जॉर्गेनसन के पास वो माफिया भी आ गई थी। जॉर्गेनसन चाहता था कि डील होते ही शहर में बाढ़ आ जाए और मार्केट के शेयर ऊपर नीचे होने से दोनों को फायदा हो, लेकिन इस माफिया को पता चल गया था कि जिस प्लेन के जरिए इनका सोना आ रहा था वो हाईजैक हो गया है। पर जॉर्गेनसन उसे समझाता है मेरे आदमी सब कंट्रोल कर चुके हैं, सोना आज आपको मिल जाएगा, पर डील को कैसे भी करके आज के आज ही फाइनल करना होगा। इधर प्लेन में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही थी, उससे प्लेन का रडार सिस्टम टूट जाता है। फिर रडार सिस्टम में कैमेलिया का प्लेन दिखने लगता है, जिसके बाद उस प्लेन का पीछे गवर्नमेंट का फाइटर प्लेन आता है। जैसे ही वो फाइटर प्लेन साइरस के प्लेन में हमला करने जा रहा था, तभी साइरस और कैमेलिया का दिमाग चलता है और वो प्लेन को उल्टा घुमा देते हैं और नीचे लिख देते हैं उन पर हमला नहीं करके, क्योंकि इस प्लेन में सिविलियंस हैं। ये देखकर फाइटर प्लेन उन पर हमला नहीं करता, पर उनका पीछा करता है, क्योंकि जब वो प्लेन की लैंड हो पुलिस वहाँ पहुँचकर उनके पकड़ ले। अब ये प्लेन लैंड होता है जॉर्गेनसन के महल के ग्राउंड में, जो आलिशान घर को बर्बाद करके आगे बढ़ाने लगता है और सेक्रेटरीट की दीवार को तोड़ के प्लेन अंदर घुस जाता है। इससे सारा का सारा सोना प्लेन से निकल के बाहर गिर जाता है। ये सब देखकर माफिया जॉर्गेनसन को कहती है कि मैं ये सब सोना लेकर जा रही हूँ और साथ ही हमारी डील भी कैंसिल करती हूँ। ये कहकर वो यहाँ से जाने लगती है। तब जॉर्गेनसन गुस्से में उसे शूट करके मार देता है और तब यहाँ पुलिस आ जाती है और पुलिस इन लोगों को चारों तरफ से घेर लेती है। पुलिस जब जॉर्गेनसन को पकड़ने लगती है तो वो कहता है ये मेरा अपना घर है, ये चोर यहाँ इस माफिया औरत के साथ डील करने आए थे, असली गुनहगार ये हैं, इन्होंने इस माफिया औरत को मारा है, तो आप लोगों को इन्हें पकड़ना चाहिए, तो इन्हें पकड़ के ले जाओ। पर यहाँ साइरस अपना दिमाग लगाता है। वो प्लान के एलईडी ग्लास में एनएफटी के कैमरे से पुलिस को ये दिखा देता है कि असली गुनहगार जॉर्गेनसन है, जिसने माफिया की औरत को मारा है, और इसे देखकर पुलिस जॉर्गेनसन को गिरफ्तार कर लेती है। एबी को पता चलता है कि अपने ही एक साथी से एक हक्सले ने ही फाइटर प्लेन को भेजा था सबको मारने के लिए। फिर एबी हक्सले को थप्पड़ मार के पुलिस की टीम को छोड़कर साइरस के साथ चली जाती है। सोने को इंटरपोल जब्त कर लेता है। फिर साइरस और एबी कार में जा रहे होते हैं। तब साइरस एबी से कहता है हमने सोना चुरा लिया है। तो एबी बोलती है कब और कैसे? तो साइरस कहता है मैग्नस ने वहाँ से सारा सोना निकाल लिया था और असली सोने की जगह नकली सोना रख दिया था। तो जो सोना पुलिस के हाथ लगा था वो नकली सोना है। मैग्नस असली सोने को प्लेन से पैराशूट से गिरा दिया था। आज उसी सोने को ये लोग समंदर से लेने आए थे। यहीं पर यह मूवी खत्म होती है दोस्तों। पर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।